हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपको समझ आ रहा है बेटा जो हम पढ़ा रहे हैं? आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए, आपको अच्छे से समझना है ना, क्योंकि हमारे पास इसके बाद कोई दूसरा उपाय नहीं है बेटा। तो हमें अच्छी मार्किंग करना है, हमें अच्छे नंबर लाना है, तो हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारे बाकी जो सब्जेक्ट है वो हमारे लिए माइनस हो जाएं, लेकिन लैंग्वेज जो है ये हमारे लिए प्लस होना चाहिए। क्योंकि ये क्या करेगा बेटा, आपके जो सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट है उनकी भरपाई करेगा, है ना। चलिए, हमने इतना पढ़ लिए थे। कहाँ तक पढ़ लिए थे बेटा? हमारे विषय के आधार पर निबंध के चारों भेद हो गए थे। ठीक है, यदि आप लोग को बेटा लिखते नहीं बन रहा होगा तो मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी, है ना। क्वेश्चंस लिखकर आपको सेंड कर दूंगी और फिर आप उससे ये बुक से जो है आप खुद से आंसर कर लेना। मैंने आपको बता दी हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ तक के लिखनी है। इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर है, बस क्वेश्चन बनाते समय हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगी बेटा। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे बफन के अनुसार। बफन, ठीक, पाश्चात्य विद्वान बफन के अनुसार। ये भी मोस्ट आईएमपी है। बफन ने निबंध को परिभाषित नहीं किया बेटा, शैली को परिभाषित किया है। शैली क्या होती है? ढंग या तरीका। ठीक है, यानी कि यदि हम किसी निबंध की रचना कर रहे हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम उसे किस शैली में लिख रहे हैं, कौन सी शैली को अपना रहे हैं हम, जिससे हमारा जो निबंध है वो बहुत ही आकर्षक हो जाए, हम उसे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो हम पाश्चात्य विद्वान बफन के अनुसार शैली की डेफिनेशन देखेंगे। तो क्या बोला है उनने कि शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। क्लियर है? शैली का मीनिंग क्या है बेटा? ढंग या तरीका। तो व्यक्ति ही वह तरीका है और तरीका ही वो व्यक्ति है और व्यक्ति ही वह तरीका है जिससे वह निबंध की रचना कर रहा है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में आता है कि यहाँ शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। या फिर ये ब्लैंक में दे देगा कि शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। यह किसके द्वारा लिखी गई परिभाषा है? 2 ऑप्शन रहेंगे। या फिर सही गलत में भी दे सकता है कि शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। इस के जो राइटर हैं वो बफन है, हाँ या ना। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इस कथन को चरितार्थता निबंधों में ही इस कथन की चरितार्थता निबंधों में ही प्रकट होती है। निबंधों में, हम निबंध पढ़ रहे हैं ना, निबंधों में ही दिखता है कि व्यक्ति ने किस शैली को अपनाकर निबंध की रचना की। ये हमें और कहीं नहीं दिखेगा बेटा, उन निबंधों में ही मिलेगा। शैली विषय वस्तु को सजाने के लिए, अभिव्यक्ति मतलब जो माध्यम है हमारा बोलने का, जो लेखक बोलना चाह रहा है उसको सुंदर बनाने के लिए और प्रभावपूर्ण बनाने का कार्य करती है। कौन करती है? शैली। सीधे अर्थों में हम इसे कहें कि शैली ही उस निबंध को सजाती और संवारती है। प्रत्येक लेखक की अलग अलग शैली होती है, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक मानसिकता होती है, उसका लिखने का ढंग भी अलग अलग होता है। तो शैली भी तो सब लेखकों की अलग अलग होगी, जिससे उसके निजी व्यक्तित्व की पहचान सिद्ध होती है। यानी हम उसके तरीके से, उसके रहन सहन से, उसके ढंग से हम ये जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का खुद का, निजी मतलब खुद का व्यक्तित्व कैसा है। शैली का तात्पर्य क्या है? शैली का तात्पर्य है भाषागत शैली और रूप विधान शैली। भाषागत शैली मतलब भाषाओं का प्रयोग करना, किस प्रकार की भाषाओं का हम प्रयोग कर रहे हैं, क्या हम अपनी भाषा में मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं, लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, या हम तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये होती है भाषागत शैली। रूप विधान मतलब इसमें भी अब ये नहीं है कि इसमें रस छंद अलंकार नहीं होते, इसमें भी होते हैं, गौण रूप से होते हैं, गौण। ठीक है,
भाषागत शैली के अंतर्गत भाषा के आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों का समाहार होता है। मतलब इसमें दोनों रूप देखते हैं हम, बाह्य भी आंतरिक भी। आंतरिक जो उस निबंध के भीतर छिपी हुई होती है, और बाह्य जो हमें दिखती है, मतलब जो लिखावट ये हमें दिखती है, शब्द हमें दिखते हैं, लेकिन उसके आंतरिक जो भाव हैं वो हमें दिखाई नहीं देते, वो तो हमें महसूस करने होते हैं। तो ये दोनों चीज किसके माध्यम से पता चलेगी? हमें भाषा के माध्यम से। ठीक, इन दोनों रूपों के आधार पर शैली के कई भेद किए जा सकते हैं, के कई प्रकार माने जा सकते हैं। हिंदी निबंध रचना में निम्नलिखित शैली रूपों का प्रयोग अधिकतर होता है। जब हम निबंध बनाते हैं, निबंध की रचना करते हैं, उनमें अधिकतर जिन शैलियों का प्रयोग होता है हम उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 1 है हमारी समास शैली। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि समास शैली क्या है। समास का अर्थ होता है संक्षेप, और संक्षेप का अर्थ बेटा क्या होता है? छोटा करना। ये वही समास है जो हम पढ़ते हैं ना कि समास 6 प्रकार के होते हैं, फिर हम उसका विग्रह करते हैं, ये वही है। वहाँ पर भी समास का अर्थ संक्षेप ही होता है, उसको छोटा यानी बड़े से छोटा कर देना। ठीक है, तो समास का खालिस्तान अर्थ है संक्षेप। यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव बना लेना। समास शैली अत्यंत प्रभावशाली शैली होती है जो हम पर, मतलब पाठकों पर, पढ़ने वाले पर अपना प्रभाव डालती है। इसका प्रयोग अधिकांश निबंधकार ही करते हैं, निबंधकार ही करते हैं। कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति, कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति, जैसे वही गागर में सागर हम पढ़े ना मुहावरा, बिल्कुल वैसे ही कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति ही समास शैली का सबसे सर्वोत्तम गुण है, विशेषता है। इस शैली में विचारों की स्पष्टता होती है, भावों की अभिव्यक्ति प्रभावशाली ढंग से होती है। इस शैली का प्रयोग प्रमुखतः विचारात्मक निबंधों में होता है। विचारात्मक निबंध जो ज्यादातर कौन लिखता है बेटा? रामचंद्र शुक्ल, और हमने एक पढ़े थे बाबू गुलाब राय। ठीक है, चलिए कितना लिखना है मैं इसको आपको कैसे लिखना है बाद में बताऊंगी, पहले अपन इसे समझ लेते हैं। ठीक है, अब दूसरा है बेटा व्यास शैली। तो जैसे कि हमने अभी देखे थे समास शैली का क्या अर्थ है, तो वैसे ही हम देखेंगे कि अब व्यास शैली का क्या अर्थ है। तो समास का अर्थ है संक्षेप, तो व्यास का अर्थ है विस्तार। इसका अर्थ हुआ छोटा करना, विस्तार का अर्थ हुआ फैला देना, बड़ा कर देना। अतः इस शैली के अंतर्गत भावों का विचार, मतलब हमारे उसमें भाव तो होंगे, बिना भाव के तो हम किसी भी निबंधों की रचना नहीं कर सकते, लेकिन उन भावों के भी जो विचार आएंगे वो इसके अंतर्गत आएंगे कि हमने जो भाव उस निबंध में दिए हैं वो किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। विस्तार के साथ अत्यंत बोधगम्य और रोचक ढंग से व्यक्त किए जाते हैं, यानी इसमें जो भावों के विचार है उनको विस्तार दिया जाता है, क्योंकि व्यास शैली का अर्थ ही होता है विस्तार। और बोधगम्य, बोधगम्य का मीनिंग होता है ग्रहण करना, और रोचक ढंग से, रोचक मतलब बहुत ही निराले ढंग से, जिससे कि वह जल्दी से हमें समझ आ जाए। सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता इस शैली की विशेषता है। हमने इसमें क्या देखे थे बेटा? व्यास शैली में कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति, इसकी विशेषता है। और व्यास शैली की क्या विशेषता हुई? सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता। ठीक है, इस शैली का प्रयोग विषय प्रधान निबंधों में किया जाता है, और इस शैली का प्रयोग किसमें किया गया था? विचारात्मक निबंधों में। और इसका हम किसमें कर रहे हैं बेटा? किसमें कर रहे हैं? प्रधान, मतलब विषय प्रधान निबंधों में। वर्णनात्मक और विचारात्मक हमने ये कहाँ पढ़े थे बेटा? भेद में पढ़े थे, है ना, जस्ट जो इसके पहले है भेद में, कि वर्णनात्मक निबंध और विवरणात्मक निबंध भी इसी शैली में लिखे जाते हैं। किस शैली में? व्यास शैली में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में हमें व्यास शैली के दर्शन होते हैं। समझ आ गया बेटा? ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बना दे रही हूँ, अभी तो आप सुन लीजिए, हालांकि मैं आपको बाद में स्पष्ट दूंगी, है ना। समास शैली और व्यास शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 खंड बनाएंगे आप, एक तरफ समास शैली, दूसरी तरफ व्यास शैली। हाँ, एक चीज, अंतर हमेशा खंड में ही बनाने होते हैं,
हम पैराग्राफ बना के या वहीं पे कि समाज शैली का ये अर्थ है तो व्यास शैली का ये अर्थ है, ऐसा हम नहीं लिखेंगे बेटा, ये रॉन्ग होता है। ये लिखने का यानी अंतर लिखने का ये तरीका नहीं होता। हमेशा जब भी अंतर लिखा जाता है तो दो खंड बनाकर ही लिखे जाते हैं, ठीक है। तो अब नंबर 1 आप समाज शैली में क्या लिखेंगे कि समास का अर्थ है संक्षेप, और इधर नंबर 1 क्या लिखेंगे कि व्यास शैली का अर्थ है विस्तार। ठीक, एक हो गया। दूसरा, कम शब्दों में अधिक कहने की प्रवृत्ति समास शैली का प्रमुख गुण है, और इसमें क्या लिखोगे, सरलता, स्पष्टता और स्वाभाविकता इस शैली का प्रमुख गुण है या विशेषता है। हो गए 2। अब नंबर 3, व्यास शैली का प्रयोग मुख्यतः विचारात्मक निबंधों में होता है, समास शैली का, और व्यास शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ होता है, विषय प्रधान निबंधों में। विचारात्मक निबंधों में समास का, तो वर्णात्मक और विवरणात्मक में व्यास शैली का। ठीक, फिर एक पॉइंट बना दीजिए, रामचंद्र शुक्ल के निबंध समास शैली के उदाहरण है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध व्यास शैली के उदाहरण है। हो गए अपने 4 अंतर। अब देखिए, जब आप ये 4 अंतर बनाएंगे तो आपका ये टॉपिक भी तैयार हो जाएगा कि समास शैली किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए या समझाइए। व्यास शैली किसे कहते हैं, इसे परिभाषित कीजिए या समझाइए। अब आपने जो पॉइंट पॉइंट में लिखे हैं, आपको क्या कर देना है, उसको एक पैराग्राफ में लिख देना है। तो आपका हो गया ना ये 2 तरीके से, एक क्वेश्चन भी बन गया, एक अंतर भी बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विवेचन शैली। क्या होती है विवेचन शैली? इस शैली के अंतर्गत लेखक तर्क वितर्क मतलब वाद विवाद, प्रमाण पुष्टि मतलब हम यदि कोई प्रमाण दे रहे हैं तो उसकी पुष्टि हो कि वो सत्य हो। हम मुंह से बोलकर ही किसी प्रमाण को प्रमाणित नहीं कर सकते, जब तक कि हम उसके लिए कोई प्रूफ ला के नहीं देंगे तब तक वो प्रमाण हमारी पुष्टि पर खरा नहीं उतरेगा। ठीक है, तो तर्क वितर्क, प्रमाण पुष्टि, व्याख्या मतलब बोलकर, जिसे हम भाषण भी कह सकते हैं, निर्णय के माध्यम से आदि का सहारा लेते हुए हम विषय का प्रतिपादन करते हैं, वो होती है विवेचन। विवेचन करना, तो विवेचन हम किसके माध्यम से करेंगे, तर्क वितर्क के द्वारा। मतलब कि हम यदि किसी तथ्य को हमने रखे हैं तो उसका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा। ठीक है, और वही पॉजिटिव नेगेटिव प्रमाण पुष्टि व्याख्या निर्णय आदि का सहारा लेते हुए ही हम अपनी विवेचन शैली को प्रतिपादित कर पाएंगे। ठीक है, गहन अध्ययन और चिंता के आधार पर लेखक अपना कथ्य प्रस्तुत करता है। कथ्य मतलब कहानी। विचारात्मक निबंधों के लिए इसका प्रयोग बहुलता से किया जाता है। मतलब विवेचन शैली का प्रयोग किस प्रकार के निबंधों में किया जाता है, या खालिस्तान प्रकार के निबंधों में किया जाता है, तो बेटा विचारात्मक निबंधों। ठीक है, और इसका उदाहरण हमें किस लेखक में मिलेगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध ऐसे हैं बेटा जिसमें आपको हर एक शैली, हर एक भेद सब कुछ मिलेगा। बड़े विद्वान है ना, तब तो इनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा हम, क्या है अपना 4th व्यंग्य शैली। ठीक, क्या होता है देखो व्यंग्य, पहले तो आपको पता होना चाहिए व्यंग्य क्या होते हैं, मालूम है ना, कि हम किसी को किसी प्रकार से हम तीखा प्रहार करते। जैसे कि अभी देखिए, अभी जो ट्रेड चल रहा है ना अपने व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो जैसे कि अभी एक वो क्या कहते हैं उसको, GST वगैरह का चल रहा है, GDP का वगैरह का चल रहा है कि वो नीचे चली गई है, जबकि उसके लिए तो हमने ये सोचे थे कि और ऊपर आएगी, मतलब महंगाई जो है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी। लेकिन हमने उसको कैसे व्यंग्यों के माध्यम से, कोई उसे कुएं में झाँक रहा है, कोई खाई में गिर गया है तो वहाँ हम ढूंढ रहे हैं, इस प्रकार का जो चल रहा है ना ट्रेड, वही कहलाता है बेटा व्यंग्य शैली। मतलब हम अपने विचारों को किसके माध्यम से प्रकट करते हैं, व्यंग्य के माध्यम से। तो सामने वाले को खुशी होती है ना, और क्या होता है कि खुशी के साथ साथ उसके सुधार के उपाय भी खोजे जाते हैं, ये कहलाता है व्यंग्य। ठीक है, किसी को रुलाना नहीं है बेटा व्यंग्य के माध्यम से। ठीक है, इस शैली के निबंधों में लेखक व्यंग्य द्वारा विभिन्न सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आदि प्रवृत्तियों का विवेचन करते हुए
उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। किन चीजों का? देखो, सामाजिक, जो समाज से जुड़ी है, धार्मिक, जो धर्म से जुड़ी है, राजनैतिक, जो राजनीति से जुड़ी है, आदि प्रवृत्तियों का, इनमें जो चीजें होगी, इनकी जो विशेषताएं होगी, उनका विवेचन करते हुए उनकी विशेषताओं पर प्रकाश डालता है। व्यंग्य तीखा होता है। तीखा मतलब जो एकदम हृदय में लगता है, मर्मभेदी होता है, चुभता है जो, एवं मारक भी होता है, मारने वाला। अब मारने वाला का अर्थ ये नहीं किसी हथियार से या धारदार हथियार से हम मार रहे हैं ना, मतलब तीनों का अर्थ है कि अपने हृदय को क्या कहेंगे हम उसे, चोट करता है, हमारे दिल पर वो बात लगती है। इसमें रचनाकार किंचित हास्य का पूट देकर, देखो किंचित, थोड़ा सा, हास्य मतलब हंसी, अभी मैंने आपको जो उदाहरण बताई थी, है ना, तो उसमें हास्य होता है, उसका पूट देकर मतलब हास्य को उसमें इंक्लूड करके विषय को पठनीय और मनोरंजक बना देता है। होता है ना ऐसा। अब शब्द चयन और अर्थ के चमत्कार की दृष्टि से इस शैली का विशिष्ट स्थान है। शब्द चयन बड़ा सटीक होता है, अर्थ के चमत्कार भी बड़े सटीक होते हैं, जिसके कारण इसमें एक विशेष महत्व आ जाता है। व्यंग्यात्मक निबंध इसी शैली में लिखे जाते हैं। जितने भी प्रकार के व्यंग्य निबंध होते हैं वो काहे में लिखे जाते हैं बेटा? व्यंग्य शैली में। नाम से ही स्पष्ट है क्या? नहीं तो अपने को यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट है धारा और तरंग शैली। ठीक, धारा और तरंग शैली। अब देखो, सामान्यतः भावात्मक निबंध लेखन के लिए धारा शैली का प्रयोग। भावात्मक याद कीजिए, फोर्थ वाला प्रकार अपना, जो हमने 4 प्रकार पढ़े हैं विषय के आधार पर निबंध के भेद, उसमें चौथा है भावात्मक निबंध, और इसका संबंध किससे होता है बेटा? हृदय से। ठीक, हमारे हृदय से। तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि भावात्मक निबंध लेखन के लिए, मतलब लिखने के लिए, धारा शैली का और तरंग शैली का प्रयोग किया जाता है। मतलब भावात्मक निबंध में इन दोनों ही शैलियों को अपनाया जाता है। धारा शैली में भावों की धारा प्रवाह में रहकर प्रायः एक गति से चलती है, क्योंकि इसका संबंध किससे होता है? हृदय से होता है, हमारे मन से होता है, हमारे दिल से होता है। तो धारा का मतलब क्या होता है? जैसे कि नदी की धारा जो बहती है ना एक ओर, बिल्कुल ऐसे ही धारा के रूप में। और किंतु तरंग शैली में ये भाव लहराते हुए प्रतीत होते हैं। अब देखो, जो हमारी कोई नदी है जो एक ही धारा में, मतलब एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, यानी हमारे मन में जो भाव है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन उस भाव में क्या आ रहे हैं? तरंग, मतलब तरंग, उतार चढ़ाव आ रहे हैं। हमारी जो नदी जब बहती तो हम देखिए ना, जैसे हम पत्थर मारते हैं तो उसमें तरंग उत्पन्न होने लगती है, बिल्कुल वैसी कि भावों में तो मतलब एक दिशा में तो बह रही है, लेकिन उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है? तरंग उत्पन्न हो रहा है, जो लहराते हुए प्रतीत होती है। इससे क्या होता है? जब उसमें तरंग लहराने लगती, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। ये नहीं कि हम एक ही धारा में बहे चले जा रहे हैं और हम बस उसी लीक पर चल रहे हैं, ये नहीं। अब हम क्या करेंगे? उस लीक का कोई ना कोई तोड़, कोई ना कोई उपाय जरूर सोचेंगे कि यदि ये एक ही धारा में प्रवाहित हो रहा है, मतलब यदि एक ही विचार हमारे मन में आ रहे हैं, तो क्यों? तो हम जब इसका चिंतन मनन करेंगे तो वो तरंग शैली के अंतर्गत आएगा। इसमें भाव तरंग की भांति उठते और गिरते हैं, मतलब हमारे सोचने की जो विचार है वो उठते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर शांत हो जाते हैं। इसका उदाहरण हमें मिलता है सरदार पूर्ण सिंह के निबंध में। आप इनका निबंध पढ़ेंगे, सच्ची वीरता, है ना, हमारे पास नाम पढ़ेंगे बेटा, आप तो वो नहीं पढ़ेंगे। इनका निबंध है सच्ची वीरता, और क्या था, चलो जो भी था। तो ये जब हम पढ़ेंगे ना सरदार पूर्ण सिंह, तो इनके निबंधों में हमें धारा भी मिलेगी, तरंग शैली भी मिलेगी। ठीक है। लास्ट है निगमन और आगमन शैली। प्रतिपाद्य विषय, प्रतिपाद्य मतलब जो दिया हुआ है, प्रतिपाद्य विषय की व्याख्या की दृष्टि से निगमन शैली और आगमन शैली महत्वपूर्ण मानी जाती है।
प्रतिपाद मतलब पहले से निर्धारित है कि हमें किस विषय पर लिखना है, और जब हम उस विषय पर लिखेंगे तो वहाँ निगमन शैली और आगमन शैली को पहला स्थान देंगे। निगमन शैली के अंतर्गत पहले हम क्या करते हैं, विचारों को सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, सूत्र के रूप में, जैसे कि किसी के द्वारा कहे गए कोई कथन होते हैं ना, वैसा। तो निगमन शैली के अंतर्गत हम पहले अपने विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद तदुपरांत मतलब उसके बाद उस सूत्र के अंतर्गत पहले हम विचारों की विस्तारपूर्ण व्याख्या करते हैं कि ये विचार किस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, और उसके बाद अंत में सूत्र रूप में सारांश जो हम प्रस्तुत करते हैं वो कहलाता है आगमन। ठीक है, आगमन शैली निगमन शैली के ठीक विपरीत होती है, यानी हम अपनी इसमें कहें तो ये शॉर्टकट होता है, ठीक, और ये लॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए तो आप इसका भी एक वो लिख लेना बेटा, अंतर आगमन शैली और निगमन शैली में अंतर लिखिए, इसे आप कर लेना। इसमें क्या बनाओगे कि आगमन शैली के अंतर्गत पहले हम विचारों को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक, उसके बाद सूत्र के अंतर्गत पहले विचारों की विस्तारपूर्ण व्याख्या करते हैं, इसके बाद अंत में सूत्र रूप में हम सारांश, नहीं आपसे नहीं बन पाएगा ना, चलो इसे मैं देख दूंगी, है ना, इसे छोड़ दो आप। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण जो भाग हमारा चालू होता है वो है हिंदी निबंध विकास की दशाएं। ये हमारे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, अब देखिए हिंदी निबंध विकास की विधाएं, दिशाएं, है ना। तो हिंदी निबंध, अब देखो निबंध क्या हुआ बेटा, ये निबंध क्या है, विधा है ना। हम जैसे कि आदिकाल विस्तार से पढ़े, वीर गाथा भक्ति काल भी हमने विस्तार से पढ़े, रीति काल भी हमने विस्तार से पढ़े। उसके बाद जब हम आधुनिक काल में आए तो हमने निबंधों को के नाम पढ़े। अब हमें क्या करना है, देखो एक चीज और, जैसे हमने लास्ट ईयर कहानी का पूरा विस्तार पढ़े थे ना, एकांकी का हमने पूरा विस्तार पढ़े थे, बिल्कुल ऐसे ही विस्तार अब हम निबंध का पढ़ेंगे। ठीक, समझ आ गया होगा ना अब आपको। देखो ना कितना संबंध होता है बेटा, हम जो पहली कक्षा में पढ़ते हैं उसका बाद की कक्षा से संबंध होता है कि नहीं। अब मुझे अभी समझाने में आपको कितनी दिक्कत जाती है, लेकिन अच्छा है कि आपने कहानी और एकांकी को विस्तार से पढ़ लिए हैं, तो इसका अर्थ हुआ कि अब आप निबंध को भी आसानी से आप समझ लेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे निबंध विकास इसका। हिंदी निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में हुआ, ये पहला आपका ऑब्जेक्टिव है। हिंदी निबंध का आविर्भाव मतलब उदय या विकास खालिस्तान युग में हुआ, तो आधुनिक युग में हुआ। पूर्ववर्ती साहित्यकारों का लक्ष्य, पूर्ववर्ती मतलब पहले के, ठीक, पूर्ववर्ती साहित्यकारों का लक्ष्य मुख्यतः अपनी भावानुभूतियों को मतलब अपने भावों को का प्रकाशन करना होता था। मतलब पहले के समय के जो साहित्यकार जब निबंध लिखते थे तो उनका एक ही उद्देश्य होता था कि अपने मन के भीतर के भावों को उस निबंध में स्थान देना। लेकिन निबंध का उद्भव भारतेंदु युग की अनुकूल परिस्थितियों में हुआ। कहाँ, भारतेंदु युग, ठीक। भारतेंदु युग ऐसा समय था जब विभिन्न प्रकार के विषय, अब ये विषय कहाँ से उत्पन्न होते हैं बेटा, समाज से। समाज में जो भी परिस्थितियां हमें दिखती है, समाज का जो भी वातावरण होता है, जो भी उसकी दशाएं होती है, वही उसके मतलब जो भी, चाहे वो निबंध हो चाहे वह नाटक हो, उसके उद्भव का आधार बनती है कि यानी इस युग में जो समस्याएं होंगी वो निबंध की विषय वस्तु होगी। तो निबंध का उद्भव किस काल की अनुकूल परिस्थितियों में हुआ, भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को स्वर्ण युग भी कहा जाता है ना, हिंदी निबंध का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु युग एक ऐसा युग है जिसमें अनेक समस्याओं पर विस्तार से अध्ययन किया गया। भारतेंदु काल एक ऐसा समय था जब अंग्रेजी साहित्य
बहुत फल फूल रहा था, चारों तरफ अंग्रेजी साहित्य का ही बोलबाला था। तो भारतेंदु काल में अंग्रेजी साहित्य से संपर्क, शिक्षा के प्रचार, वैज्ञानिक दृष्टि और वैज्ञानिक सुविधाओं के प्रसार, प्रेस की स्थापना, समाचार पत्रों का प्रकाशन, संचार और कम्युनिकेशन, ठीक है, संचार और आवागमन के साधनों के विकास के कारण निबंध के अंकुरण को अनुकूल भूमि मिली। कहने का सीधा सा ये अर्थ है कि जब प्रारंभ के पूर्ववर्ती साहित्यकार जब निबंध लिखते थे तो उनके पास विषय की कमी होती थी। तो वो क्या करते थे कि उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते थे वो सिर्फ उन्हें ही लिखते थे। लेकिन भारतेंदु युग जो है उनके लिए एक सुनहरा प्लेटफॉर्म प्रदान किया, क्योंकि भारतेंदु युग ही एक ऐसा युग था जब हम भारतीयों का अंग्रेजी साहित्य से संपर्क हुआ। यही वह युग था जब शिक्षा के प्रचार प्रसार पर योगदान दिया गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया गया, वैज्ञानिक सुविधाओं का प्रसार होने लगा। इसी समय में प्रेस की स्थापना हुई, इसी समय में समाचार पत्रों का भी प्रकाशन हुआ और इसी समय में संचार और आवागमन के साधनों का भी विकास हुआ। तो इतनी सारी चीजों का उदय और विकास होने के कारण निबंध के विषय में भी विस्तार मिला। अब हमें निबंध लिखने के लिए इन सभी को हम केंद्र में रखकर अपने निबंध लिख सकते थे। सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के अभ्युदय मतलब उदय के कारण विभिन्न आंदोलनों के प्रभाव से लेखकों ने एक नई दिशा को अंगीकृत किया। सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना मतलब क्योंकि ये जो समय था लगभग अंग्रेजों का ही समय था, है ना, तो इस समय जो हम भारतीयों के साथ जो अन्याय और अत्याचार हो रहे थे, हमारी संस्कृति के साथ जो छेड़खानियां हो रही थी, हमारा समाज जो पतन की ओर जा रहा था, तब अपने देश की सामाजिकता को और सांस्कृतिक भावना को बचाने के लिए अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। बहुत से आंदोलनों का यहाँ पर प्रारंभ हुआ। तो इससे क्या हुआ, लेखकों को एक नई दिशा मिली जिससे वो अपने सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना को बचाए रख सकता था। और अल्पावधि मतलब कम समय में ही विकास के नए क्षितिज प्राप्त हुए। मतलब जब ये आंदोलन प्रारंभ हुए तब क्या होने लगा, हम भारतीयों को विकास के नए नए रास्ते प्राप्त होने लगे। ठीक है, ये है हमारा भारतेंदु युग। विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से हिंदी निबंध साहित्य के विकास को 4 भागों में बांटा। ये आपका IMP क्वेश्चन, ठीक है, कि हिंदी निबंध साहित्य के विकास को कितने चरणों में या कितने भागों में या कितने खंडों में विभाजित किया गया है, लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे बेटा, 4 चरणों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। आप इनका क्रम नहीं बदल सकते, पहले भारतेंदु ही आएगा, क्योंकि हमने अभी देखे थे कि भारतेंदु युग जो है वो निबंध के विकास का मतलब आधुनिक युग है, मतलब निबंधों का आविर्भाव भारतेंदु युग में ही हुआ। तो भारतेंदु युग सबसे पहले आएगा। इसका समय ये भी आपको लिखना है, ठीक है, 1850 से 1900। द्विवेदी युग, भारतेंदु, द्विवेदी, शुक्ल और शुक्लोत्तर। शुक्लोत्तर कोई अद्यतन युग मतलब आधुनिक युग कहा गया है। द्विवेदी युग का समय ये खत्म हुआ तो ये चालू हुआ से 20, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखना है कि इसमें तो 50 का अंतर है, बाकी में 20-20 का अंतर है, और ये जो है कंटिन्यू अभी जो चल रहा है। द्विवेदी युग 1900 से 1920, शुक्ल युग 1920 से 1940 और शुक्लोत्तर युग 1940 से आज तक। ठीक, इसमें ये जो 3 है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है इन तीनों से ही आते हैं, ठीक है। अब बाकी इसको एक्सप्लेन हम कल करेंगे। अब हमने अभी तक जितना पढ़े हैं बेटा, मैं आज उसका आपको क्वेश्चन निकाल के दे रही हूँ, आप उसके आंसर बना लेना, ठीक है। चलिए, ओके बेटा, बाय।